नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कोलकाता का जो सबसे इनफेमस रेप एंड मर्डर केस हुआ है डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ, उस केस के बारे में। ये एक ऐसा केस है जिसने भारत जैसे विशाल देश की रूह हिला के रख दी है, और निर्भया हत्याकांड के बाद शायद ये दूसरा इतना बड़ा केस हुआ है जिसके बाद आज भारत की हर बेटी, हर महिला, हर बच्ची अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, ना सिर्फ रात के साये में बल्कि दिन के उजाले में भी। तो ये केस क्या है, उसके बारे में आई एम श्योर कि आप सारे लोग ऑलरेडी काफी कुछ जानते हो, क्योंकि इसको काफी मीडिया कवरेज अब तक मिल चुका है। 8 से 9 दिन इस केस को ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई एम श्योर कि आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज चैनल्स के थ्रू ऑलरेडी इस केस के बारे में काफी डिटेल्स जान चुके होंगे। तो मैं वो जो बेसिक डिटेल्स हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी कि ये केस क्या है और कौन अक्यूज्ड है इसका, और इसकी जो टाइमलाइन है जो कि आई गेस हर यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी। मैं बात करूंगी कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मुझे लगता है एड्रेस करनी जरूरी है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग कंफ्यूज हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि सच क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है, किसने किया है और कितने इंसानों ने किया है। और क्या अगर एक ने किया या फिर एक से ज्यादा ने किया, तो क्या ये नंबर ऑफ अक्यूज से इस घटना की सीरियसनेस कहीं भी कम होती है? क्या अगर ये गैंगरेप है या 4 लोग हैं या 10 लोग हैं तो ये ज्यादा सीरियस केस हो जाता है, या फिर एक सिंगल इंसान की वजह से भी ये उतना ही सीरियस रहता है? क्योंकि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके के इंजरी मार्क्स हैं डॉक्टर देवनाथ की बॉडी पे, उससे मुझे किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि ये एक कम सीरियस केस है, इवन इफ अगर ये एक इंसान ने किया है तो इस घटनाक्रम को लेके मेरे अपने मन में कुछ सवाल हैं जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में एक्सपर्ट के ओपिनियंस के थ्रू। जो भी लाइक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं और जो भी ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई है या पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत क्या इंडिकेशन मिल रहा है, किस तरीके से पुलिस की कहाँ कमी रही है, या क्या पुलिस और बेटर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। सीएम जो कोलकाता या वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उनका जो अप्रोच है इस पूरे इतने सेंसिटिव इश्यू को लेके, उसको लेके मेरे क्या ओपिनियंस हैं वो भी मैं शेयर करूंगी। इसके साथ ही साथ टीएमसी के कुछ और एमपीज हैं, उनके कैसे रिमार्क्स आ रहे हैं, या फिर इन जनरल हम एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, एज ह्यूमंस ऑन दिस प्लेनेट, इस धरती पे हम इंसानों की तरह से कहाँ पे कमी छोड़ रहे हैं इस केस की संजीदगी को लेके और इस केस की सीरियसनेस को लेके। मैं इस चीज को भी अप्रोच करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस केस के जो लाइक मिस इन्फॉर्मेशन इस केस को लेके फैली हुई है। कुछ एस्पेक्ट तो मुझे लगे कि जो आउटराइट शायद गलत हैं। जो सबसे पहला बात मेरे दिमाग में आता है वो है अबाउट जो कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या ये एक अकेले आदमी का किया हुआ काम है जिसको स्केपगोट बनाया गया है, जिसको मोहरा बनाया गया है, जिसका नाम संजय रॉय है और जो एक सिविक वॉलेंटियर था, पुलिस के साथ मिलकर काम करता था और हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराने में और बाकी उनके जो छोटे मोटे काम होते थे, उनका स्मूथ जर्नी हॉस्पिटल में हो सके, उस सबको मैनेज करने का एक तरीके से काम करता था। तो क्या ये उस इंसान, अकेले इंसान का किया हुआ काम है या फिर ये मल्टीपल लोगों ने मिलके किया है और ये एक गैंग रेप है? अब इसको लेके भी सोशल मीडिया पे तो डिवाइडेड ओपिनियंस हैं ही, पर एक्सपर्ट्स के भी डिवाइडेड ओपिनियंस हैं। और इसका रीजन है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई डॉक्टर देवनाथ की, उस रिपोर्ट के तहत उनकी बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज थी। ये आई गेस आप ऑलरेडी जान चुके होंगे। उनकी बॉडी पे उनकी आईज से ब्लीडिंग हो रही थी, उनके वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही थी। उसके अलावा उनकी बेली पे लाइक चोट के निशान थे, उनके लेफ्ट लेग पे चोट के निशान थे, उनके राइट आर्म पे चोट के निशान थे, एंड लाइक बाइट मार्क्स थे उनकी नेक पे। तो ये सारे जो लाइक काफी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उनको म्यूटिलेट किया गया।
आई थिंक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइक जब ये पूरा हादसा हुआ, तो अब इतने सारे जो उनकी इंजरीज हैं, उनके साथ ही साथ उनकी बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स हैं, कुछ डिफेंस वुंड्स हैं। डिफेंस वुंड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसी इंजरीज होती हैं जब कोई अपने आप को अपने जो असाइलेंट है या फिर जो अटैकर है, जो उनके ऊपर हमला कर रहा है, उस हमलावर से खुद को बचाने के लिए जब लाइक जो गुत्थम गुत्थी होती है, उसमें जो इंजरीज होती हैं वो डिफेंस वुंड्स होते हैं। तो डॉक्टर देवनाथ की बॉडी पे काफी सारे ऐसे डिफेंस वुंड्स मिले हैं, जिससे एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि इतने सारे डिफेंस वुंड्स आदमी अगर काफी सारे लोग होते तो उनके सामने नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ज्यादा लोग होते हैं तो वो आपको पकड़ लेते या कंट्रोल कर लेते, और उस सिचुएशन में इतने सारे डिफेंस वुंड्स नहीं होते डॉक्टर देवनाथ की बॉडी पे। तो उस सिचुएशन में उनको एक्सपर्ट्स को लगता है, कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि ये काम एक अकेले इंसान के द्वारा किया गया है। बट इसी ऑटोप्सी रिपोर्ट की और इन्हीं इंजरीज को बेस बना के कुछ और एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जिस तरीके की जितनी सारी इंजरीज हैं और जो छोटा सा टाइम फ्रेम बताया गया है संजय रॉय के लिए, जो कि सीसीटीवी फुटेज से भी पता चला कि कुछ 45 मिनट के टाइम फ्रेम में वो हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पे गया, उस सेमिनार हॉल में गया, उससे बाहर आ गया। तो इतने छोटे से टाइम फ्रेम में इतनी सारी इंजरीज करना पॉसिबल नहीं हो सकता किसी एक इंसान के लिए। तो ये सजेस्ट करता है कि शायद लाइक मल्टीपल लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मल्टीपल पेनिट्रेशन की भी बात करती है। इसका मतलब है कि पोस्टमार्टम से ये क्लियर पता चलता है कि डॉक्टर देवनाथ के साथ एक बार नहीं बल्कि काफी बार रेप हुआ। पर अब ये काफी बार रेप एक ही इंसान 45 मिनट के टाइम फ्रेम या 50 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में नहीं कर सकता। तो ये भी सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ मल्टीपल लोगों ने ये घटनाक्रम किया, रेप किया, बलात्कार किया और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही साथ जितनी सारी उनकी बॉडी पे इंजरीज हैं, उन इंजरीज के साथ की वजह से भी लगता है कि कोई एक इंसान इतने छोटे टाइम फ्रेम में इतना ब्रूटली किसी बॉडी को म्यूटिलेट नहीं कर सकता। एक और जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते हैं वो है कि रेप करने के साथ ही साथ उनकी उनको स्मदर भी किया गया है, या फिर उनकी सांस भी दम भी रोकने की कोशिश की गई, सांस घोटने की कोशिश की गई, क्योंकि अल्टीमेटली उनका डेथ का रीजन दम घुटना बताया गया है। यानी कि उनको किसी ने उनकी सांस रोक के पिलो के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू उनकी सांस रोक के उनकी हत्या को अंजाम दिया। तो एक ही इंसान एक टाइम पर रेप करते हुए सांस भी पूरी तरीके से घोट पाए और इतने सारे इंजरीज दे पाए, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता एक्सपर्ट्स को। इसलिए उनको लगता है कि इसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक से ज्यादा लोगों का ये काम है। डॉक्टर देवनाथ के साथ हुई इस वारदात में एक से ज्यादा लोगों का हाथ है, इस बात को सपोर्ट करते हुए एक थ्योरी जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई, इनफैक्ट सबने उसको अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की स्टोरीज में लगाया, मैंने भी लगाया था, वो थी 150 ग्राम ऑफ सीमन मिलने की बात। अब ये बात थोड़ी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 150 ग्राम ऑफ सीमन मिलने का मतलब है कम से कम 20 से 30 बार उनके साथ रेप हुआ, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जो टाइम फ्रेम दिया गया है जिसके बीच में वो रेस्ट करने के लिए उस सेमिनार हॉल में गई, और जब लाइक जिस टाइम फ्रेम में संजय रॉय को उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए जाते हुए दिखाया गया है, हॉस्पिटल से जाते हुए दिखाया गया है, उस टाइम फ्रेम में। तो एक और चीज जिसको लेके एक्सपर्ट्स ने इसी चीज को रिफ्यूट किया है या इस चीज को नकारा है, वो है ये कि 150 ग्राम ऑफ जो सीमन का वेट की बात हो रही है, वो वेट सीमन का वेट ना होके उनके यूट्रस का वेट है। क्योंकि ये एक बलात्कार और हत्या का केस है, तो जब ऐसे केसेस होते हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित अपने पास रखती है, ताकि बाद में उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस हो सके, डीएनए प्रोफाइलिंग हो सके। अगर कोई बॉडीली फ्लूइड मिलता है
उनकी उस पार्ट में। तो क्योंकि उनके लास्ट राइट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी फैमिली ने डॉक्टर देवनाथ के लास्ट राइट्स कर दिए हैं, पर फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए पुलिस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका यूट्रस संभाल के रखा था। और आप अगर नॉर्मली ह्यूमन एनाटॉमी जानते हो या आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूजुअल जो वेट होता है किसी के यूट्रस का, लाइक एक हेल्दी एडल्ट फीमेल यूट्रस का, वो इसी रेंज में होता है। एक और पॉइंट जो रिफ्यूट करता है इस या नकारता है पूरी तरीके से 150 ग्राम ऑफ सीमेन वाली बात को, वो है ये कि फॉरेंसिक टीम या पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव टीम जब उस बॉडी को सिक्योर करने के लिए पहुंची, तब तक ऑलरेडी हत्या को और इस घटनाक्रम को 5 से 6 घंटे हो चुके थे। फॉरेंसिक एनालिसिस की टीम पहुंची करीब 1 बजे के आसपास, 12 से 1 बजे के बीच में। तो ये काफी टाइम था जिस टाइम फ्रेम में बॉडी के फ्लूइड्स, अगर कोई डेड बॉडी है उसके फ्लूइड्स कोगुलेट होना या फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्लूइड स्टेट में तो 150 ग्राम्स ऑफ सीमन मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्लियर करता है कि ये जो इतना सीमन की बात है वो तो पूरी तरीके से गलत है, पर जिस तरीके की इंजरीज हैं और जिस तरीके से हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स था इस पूरी घटनाक्रम को लेके, स्पेशली इनिशियल आवर्स में जब उनकी बॉडी पाई गई और उसके बाद जो शुरुआत के कुछ घंटे थे उसमें जिस तरीके का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयानबाजी हुई या फिर जिस तरीके का उनका बिहेवियर था, वो सजेस्ट करता है कि संजय रॉय शायद यहाँ पे सिर्फ एक मोहरा है या वन ऑफ द इंडिविजुअल्स है, पर वो अकेला नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। अब ये तो बात हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, ऑटोप्सी की और फॉरेंसिक एविडेंस की, पर इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं फोल प्ले की तरफ सब लाइक इंडिकेट करते हैं। जिसमें से जो पहला इंडिकेशन है वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया उनकी सिचुएशन के बारे में, जैसा उनके पेरेंट्स की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई उसके हिसाब से पहले उनको हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल गया और जिसमें उनको बोला गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, उनकी बेटी बीमार है और वो जल्दी आ जाए। उसके हाफ एन आवर के बाद में उनके पास कॉल जाता है उसी सेम पर्सन के द्वारा और कहा जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है। इसके बाद जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ लाइक सच एंड सच केस हुआ है और उसके बाद भी उनके पेरेंट्स को उसकी बेटी को देखने नहीं दिया जाता 3 घंटे तक। इसका मतलब जब ये केस हुआ तो कुछ 4 साढ़े 4 बजे उनके पेरेंट्स को अपनी बेटी को देखने का टाइम दिया जाता है 10 बजे के आसपास। मतलब ये कैसा, अगर उनकी बेटी बीमार थी, बीमारी से उनकी डेथ हुई, तो क्यों नहीं देखने दिया गया बेटी को? अगर सुसाइड भी कमिट किया तो क्यों नहीं देखने दिया गया अपनी बेटी को? और जब उन्होंने उनकी बेटी की डेड बॉडी देखी, वो मंजर शायद उनके पेरेंट्स को आजीवन याद रहेगा। और जिस तरीके की बात उन्होंने बताई है कि किस तरीके से उनकी बॉडी की कंडीशन थी, वो सेमी नेकेड कंडीशन में थी, कपड़े नहीं थे उनकी बॉडी पे। उन्होंने ये भी बताया, ऑल्दो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि उनकी गर्दन टूटी हुई थी, या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये भी नहीं बताया कि उनकी जो पेल्विक गर्डल है या हिप बोन है वो टूटी थी। पर उनके पेरेंट्स की माने तो उनके पेरेंट्स ने अपनी बेटी के जो दोनों लेग्स थे वो कंप्लीटली एट 90 डिग्री एंगल्स देखे उनकी बॉडी के, विच मीन्स कि उनके पैर लिटरली इस तरीके से थे, इस तरीके से। और ये जो हिप बोन है वो पूरी तरीके से टूटी हुई थी, क्योंकि इतना स्ट्रेच नॉर्मली नहीं होती है किसी की बॉडी। सो इफ दैट इज टू बी बिलीव तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक था। और मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि शायद वो किस दर्द से गुजरी होंगी जब उनके साथ ये सब हुआ। इसके साथ ही साथ जो इनिशियल बयान आए उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के थ्रू, जिसमें शायद उनको ये कहते हुए पाया गया कि वो रात को इस टाइम पे वहां सोने ही क्यों गई थी, वो भी काफी इंसेंसिटिव था। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से और 8 घंटे के अंदर ही उन्हें एक दूसरे हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया,
वो भी काफी शेडी है, क्योंकि अगर कोई प्रिंसिपल एक हॉस्पिटल का, जिसके हॉस्पिटल के अंदर ऐसी घटना होती है और वो रिजाइन करता है ये बोल के कि शायद मेरे ही एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कमी रह गई, तो उस पे ऐसा कौन सा अंधा यकीन है कोलकाता या मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को और ममता बनर्जी जी को कि उन्हें तुरंत 8 घंटे के अंदर दूसरी जगह अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो वो तो वहां पे अपना चार्ज मतलब पदभार संभाल भी लेते और दूसरा हॉस्पिटल रन करने लग जाते। तो ये काफी शेडी सा और काफी लाइक ग्रे एरिया है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ तो गलत हो रहा है। हॉस्पिटल के भी एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा इंसेंसिटिव जो मुझे लगा वो लगा जो वहां की राज्य सरकार है उसका अप्रोच इस पूरे केस को लेके। जिस तरीके से कल ममता बनर्जी जो वहां की सीएम है उन्होंने रैली निकाली और न्याय की मांग की, मुझे हंसी आती है और समझ नहीं आता कि वो न्याय किससे मांग रही हैं। वो अपने राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो अपने राज्य की होम मिनिस्टर हैं, वहां की न्याय व्यवस्था उनके हाथ में है। वो किससे न्याय की गुहार कर रही हैं, किसके लिए रैली निकाल रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही। अगर उनको इस केस से इतना फर्क पड़ा तो क्यों नहीं वो उस टाइम पे हॉस्पिटल जाके या हॉस्पिटल में उन्होंने क्यों नहीं रेनोवेशन के काम रोके। जब हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी केस के बाद तुरंत ये डिसीजन ले लिया कि अब रेस्ट रूम बनाएंगे, अब रेस्टिंग एरिया बनाएंगे, क्योंकि सेमिनार हॉल तो अब सेफ नहीं रहा। जब वहां के डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे थे उस हॉस्पिटल के, और इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के इन जनरल और शायद पूरे देश के ही हॉस्पिटल्स में ये सिचुएशन है कि प्रॉपर रेस्ट रूम्स नहीं है डॉक्टर्स के लिए। वो 20 आवर्स 30 आवर्स 35 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद कहीं प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पाते। कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो ये बोलते हैं कि उनको कभी अपने पेरेंट्स को लेके आना पड़ता है नाइट ड्यूटीज पर ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें खुद को। तो क्यों नहीं आपने उस वक्त कोई स्टेप लिया और क्यों नहीं वो रेनोवेशन के काम को रोका, ताकि जो कुछ भी एविडेंस सीबीआई ढूंढ सकती थी, अगर ढूंढ पाती, तो वो नष्ट ना हो। क्यों नहीं आपने उन 5 से 7 हजार लोगों की उस मॉब को नहीं रोका जब प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स के ऊपर हमला किया गया इस मॉब के द्वारा इस घटनाक्रम के बाद, ताकि वो एविडेंस नष्ट कर सके और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी दृढ़ता को, उनके डिटर्मिनेशन को ब्रेक कर सके। तब कहाँ थी आपकी न्याय व्यवस्था, तब क्यों नहीं आपने कोई स्टेप लिया। अब आप किससे न्याय की गुहार कर रही हो। आपने कैसे एक इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिया और उसको हिरासत में लेके आपने बोल दिया कि केस सॉल्व हो गया, या हमारी पुलिस ने 90% काम कर दिया। अगर आपकी पुलिस ने 90% पूरा काम कर दिया तो उन्होंने क्यों नहीं रिक्रिएट किया पूरा सीन, जो भी क्राइम सीन हुआ उन्होंने क्यों नहीं अभी तक ये बता पाया। इनफैक्ट सीबीआई को तो 2 दिन पहले अपना वो मिला है, लाइक सीबीआई को तो चार्ज मिला है वेडनेसडे को। उससे पहले अगर आपने अगले ही दिन उस इंसान को जिसको आप अक्यूज मान रहे हो, जिसको आप गुनहगार मान रहे हो, जो संजय रॉय जिसका नाम है, अगर आपने उसको अगले ही दिन हिरासत में ले लिया, अगर आपको उसके पास इतने सारे एविडेंसेस मिल गए, तो आपने क्यों नहीं उससे अभी तक ये सच उगलवा पाया कि उसने कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अगर उसने अकेले ने ही ये सारा हत्याकांड और ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया और एग्जीक्यूट किया है, तो कैसे पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई कि उसने क्या सोचा, किस तरीके से वो गया, उसको किस सिचुएशन में डॉक्टर देवनाथ मिली, उसने कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। मतलब ये सारी चीजें जो कि किसी भी एक घटनाक्रम में, हत्याकांड में या बलात्कार के केस में गुनहगार लाइक एक्सेप्ट करता है और बताता है, ये सारी चीजें क्यों नहीं अभी तक सामने आई हैं। तो ये बहुत ही मजाकिया और हास्यास्पद लाइक एक तरीके से बहुत ही इंसेंसिटिव सा अप्रोच है जो वेस्ट बंगाल की सरकार अपनी तरफ से दिखा रही है। इसके अलावा जो टीएमसी के एमपीज के बयान आ रहे हैं, जिसमें से कुछ एमपीज बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की टूल किट है जो काम कर रही है, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे करीना कपूर हो गई, या फिर आलिया भट्ट हो गई, या फिर कोई भी XYZ स्वरा भास्कर, ये लोग क्योंकि ये इस हत्याकांड पे और इस बलात्कार के इतने विभत्स कांड पे अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे,
तो टीएमसी के जो एमपीज हैं उनको लग रहा है कि ये बीजेपी का किया धरा है, बीजेपी उनको इंटाइस कर रही है, बीजेपी उनको प्रोवोक कर रही है कि आप ऐसे बयान दो। मतलब कौन सा मजाक चल रहा है? किसी के अपने कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते हैं क्या? इस तरीके से तो अब ममता बनर्जी भी रैली निकाल रही हैं, तो वो भी बीजेपी की टूल किट का पार्ट है क्या? मतलब व्हाट इज दिस? मतलब क्या मजाक चल रहा है? किसी का मतलब इंसानियत तो सारी मर गई, खत्म हो गई। मुझे जो सबसे ज्यादा गलत लग रहा है इस पूरे केस में वो है कि किस तरीके से इस पूरे केस को सिर्फ डॉक्टर्स का केस मान के सिर्फ डॉक्टर्स की प्रॉब्लम की तरह दिखाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो। एंड आई अग्री कि डॉक्टर्स जो कि सबकी जान बचाते हैं उनको सेफ्टी इंश्योर करना डेफिनेटली हमारी सरकार का काम है। पर सरकार के काम के साथ ही साथ ये हम सारे सिटीजन, सारे नागरिकों की भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरल ड्यूटी बनती है। इसे हम किसी भी तरीके से नकार नहीं कर सकते और सिर्फ सरकार के ऊपर इसको थोप नहीं सकते। अभी तक जितने भी रैलीज, जितने भी प्रोटेस्ट आप इस केस में देख रहे हो, वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स या डॉक्टर के एसोसिएशन। एम्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एम्स पटना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोलकाता और उसके आसपास के और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और देश के अलग अलग हिस्से के हॉस्पिटल्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पर हम एज नॉर्मल इंसान, हम जो कॉमन सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, हम क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहे? सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के हम क्या पा रहे हैं? सोशल मीडिया पे इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है कि आप किस कुछ का कुछ प्रेजेंट कर रहे हो और अंधाधुंध लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको आगे लाइक शेयर करके उसको और ज्यादा हवा दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्ट आपको या उस विक्टिम को या उनकी फैमिली को कोई हेल्प नहीं कर रहे, वो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और गलत रेज या गलत एग्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उसको छोड़ दिया जाए, पुलिस ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको छोड़ दिया जाए, हम एज इंसान किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरे केस को, उसको भी छोड़ दिया जाए। तो किस तरीके से सोशल मीडिया पे मीम्स वायरल हो रहे हैं और वो ऐसे गंदे मीम्स हैं जिसमें डॉक्टर देवनाथ के लिए इतना गलत बोला जा रहा है। आप अगर उन मीम्स को देखोगे तो आप सोचोगे कि इंसानियत कितना गर्त में जा रही है, इससे नीचे और क्या गिरेगा इंसान। उस इंसान के साथ, डॉक्टर देवनाथ के साथ इतना बुरा घटनाक्रम हुआ, उनको किस तरीके से दर्द महसूस हुआ होगा, किस तरीके से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली होंगी, उनके साथ कितना गलत दुर्व्यवहार हो रहा था उस वक्त। उस सब में लोग अपने मजे के पॉइंट ढूंढ रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ऐसा इंसेंसिटिव शायद साउंड कर सकती हूँ, पर जिस तरीके के लोगों ने मीम्स शेयर किए हैं, आप अगर ये देख सको तो एज इफ वो एक ऑब्जेक्ट थी, जैसे कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए ही पैदा हुई। तो कैसे हम सिर्फ सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं जब भी ऐसा कुछ घटनाक्रम होता है? तो क्यों हम सिर्फ उस टाइम पर पुलिस को दोषी मानते हैं कि पुलिस ने टाइमली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पुलिस ने टाइमली सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई? एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे उसके एमएलए एमपी हो, चाहे पुलिसमैन हो, सारे के सारे एट द एंड ऑफ द डे इंसान हैं। इंसानियत क्यों नहीं सबसे ऊपर आती है? क्यों हम हमेशा ये बोलते हैं कि लड़कियों को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, लड़कियां इस तरीके के कपड़े पहने तो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, लड़कियां इस तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करें या सोशल मीडिया से दूर ही रहें तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा, लड़कियां स्कूल नहीं जाएं, कॉलेज नहीं जाएं, हायर एजुकेशन अटेंड नहीं करें तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा, वो साड़ी पहने, सलवार सूट पहने तभी वो सुरक्षित रहेंगी। हर चीज हमें लड़कियों को क्यों सिखानी है? उन्हें सोसाइटी में कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी चीजें लड़कियों को ही क्यों सिखाई जाएं? ये सारे लेसन हम अपने लड़कों को क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं कोई भी फादर अपने बेटे को ये वैल्यूज पास ऑन करता कि आपको लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? क्यों नहीं वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करते कि वो इतना अच्छे तरीके से अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटियों के साथ
या इन जनरल किसी भी महिला के साथ बातचीत करें या उनके साथ बिहेव करें कि उनकी संतानें अपने बचपन से ही वही वैल्यू सीखें। क्यों नहीं ये मोरल वैल्यूज के लेसन स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखाए जाते। कॉलेजेस तो बहुत बड़ी बात हो गई, वहां तक तो आप ऑलरेडी एक पर्सनैलिटी अटेन कर चुके होते हो, पर स्कूल्स में, इस मामले में मुझे जापान इतना अच्छा देश लगता है कि वहां के फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लर्निंग 4 से 5 साल तक कोई भी प्रॉपर एजुकेशन लाइक ABCD, कोई भी वर्णमाला नहीं सिखाई जाती, कोई मैथमेटिक्स नहीं सिखाया जाता, कोई लॉजिकल रीजनिंग या साइंस नहीं पढ़ाई जाती। उन बच्चों को सिर्फ मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। तो ये वैल्यूज हम क्यों नहीं सिखाते अपने स्कूल्स में? क्यों हमें केजी नर्सरी में डालते ही बच्चों के कंपटीशन स्टार्ट करने होते हैं कि मेरा बच्चा इतना स्मार्ट है, मेरा बच्चा इतना होशियार है, वो IIT में जाएगा, नीट करेगा, ये करेगा। भाई करने का फायदा क्या? नीट क्लियर कर लो आप, पूरा अंडर ग्रेजुएट आपने कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद भी अगर आपके साथ हो रहा है तो फिर आप कहां तक सेफ हो? लड़कियों को ही क्यों हम मार्शल आर्ट्स और ये सिखा रहे हैं? हालांकि जरूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए, लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को, हर किसी को सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स एंड ये सारे ताइक्वांडो, ये सारे सेल्फ डिफेंस वाले आर्ट्स आने चाहिए। आई एक्सेप्ट दैट एंड आई एग्री विद दैट कि हर ये लाइफ स्किल हर इंसान को आना चाहिए। पर क्यों ही हम लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उनको अगर ये मार्शल आर्ट्स और ये सब आएंगे तो दे विल बी सेफ इनफ? अरे भाई, अगर मार्शल आर्ट वाली लड़की भी सोते टाइम उसके साथ ऐसा होगा तो कैसे अपना डिफेंस करेगी? ये कोई भी चीज कहीं भी लड़कियों में प्रमोट करने से इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा लो, आप लड़कियों को कमरों में बंद कर दो, आप लड़कियों को उससे फोन छीन लो, तब भी ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये घटनाएं मानसिकता का खेल है। और ये विकृत मानसिकता लड़कियों की नहीं है, लड़कों की है। तो लड़कों की मानसिकता सिखाने का काम और इम्प्रूव करने का काम उनके पेरेंट्स का है, स्पेशली फादर्स का है। हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में आज भी हालांकि काफी सारी फैमिलीज अब थोड़ा अपने आप को अलग तरीके से ढाल रही हैं, पर आज भी मेजोरिटी जो सोसाइटी है इंडिया में, मेजोरिटी फैमिलीज में आज भी लड़कों को ही इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि आप नौकरी करोगे, आप कमा के लाओगे, आपको हुकूमत चलानी है घर में, आपको घर में रूल करना है। क्यों है ऐसा? अभी भी हम क्यों सिर्फ लड़कियों को सप्लीमेंट्री एडिशनल उसके तौर पर देख रहे हैं कि लड़की कमाएगी तो अच्छा है, पर कमाने से पहले उसको घर चलाना आना चाहिए। कमा रही है तो अपने लिए कमा रही है भाई, लड़की बराबर का योगदान करती है आज के जमाने में। दे रन देयर फैमिलीज इक्वली। क्यों लड़कियों की इंडिपेंडेंस को हिंड्रेंस के तौर पर देखा जाता है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं इसलिए उनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं? 2 साल की बच्ची के साथ भी होता है और 80 साल की बुढ़िया के साथ भी होता है, बुरके वाली महिला के साथ भी होता है, साड़ी वाली महिला के साथ भी होता है। तो क्यों जीन्स टॉप और स्कर्ट्स को ही ब्लेम करोगे आप हमेशा, और कब तक करोगे? क्यों नहीं आप अपने बेटों को सुधार रहे? क्यों सेक्स एजुकेशन के कोर्सेज स्पेसिफिकली लड़कों के लिए डिजाइन किए जा रहे, ताकि वो कंसेंट का मतलब समझ सकें, ताकि वो इक्वल पार्टनरशिप का मतलब समझ सकें, ताकि वो ये समझ सकें कि लड़कियों की बॉडीज उनकी अपनी है, उनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन नहीं है आपके। पुलिस ने स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में ये बोला कि संजय रॉय विकृत मानसिकता का इंसान है, वो अपनी बीवियों के साथ भी मारपीट करता था, उसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, उसके फोन में पॉर्न वेबसाइट्स मिली, उसके में काफी अश्लील वीडियोस मिले। पर हमें ये समझना होगा कि इनमें से कोई भी चीज रुक नहीं सकती। पॉर्न वेबसाइट्स आप आज 10 बंद करोगे, कल 12 नई खड़ी हो जाएंगी। कितनी सारी वेबसाइट को भारत की सरकार ने सैंक्शन किया, फिर नई आ जाती हैं, आप उनको नहीं रोक सकते।
आप पॉर्न बनने से नहीं रोक सकते, आप लोगों को पॉर्न देखने से नहीं रोक सकते, पर हर पॉर्न देखने वाला आदमी ऐसे जाके बलात्कार नहीं करता है। पॉर्न लड़कियां भी देखती हैं, पर वो जाके किसी लड़के के साथ रेप नहीं करती हैं। ये किसी भी फॉर्म में पॉर्न देखना और पॉर्न बनाने से रिलेटेड है ही नहीं। भारत की जनता में से 60 से 70% एडल्ट पॉपुलेशन आज पॉर्न देख रही है, मे बी मोर। कॉलेज स्टूडेंट्स देखते हैं, हाउसवाइफ्स देखती हैं, हस्बैंड्स देखते हैं, एल्डरली कपल्स देखते हैं, हर कोई देख रहा है, पर हर कोई जाके बलात्कार नहीं कर रहा, हर कोई जाके मर्डर नहीं कर रहा। इसका मतलब पॉर्न रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऐसी हरकतों के लिए। रिस्पॉन्सिबल दूषित सोच है। तो हम कब तक लड़कियों को जिम्मेदार ठहराएंगे या पॉर्न को जिम्मेदार ठहराएंगे या हायर एजुकेशन को जिम्मेदार ठहराएंगे ऐसी चीजों के लिए? हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेना शुरू करेंगे कि ये चीजें हमारी मानसिकता की वजह से हो रही हैं? हम ऐसे बच्चे ग्रूम कर रहे हैं, एज पेरेंट्स आप ऐसे बच्चे ग्रूम कर रहे हो जो इस तरीके के काम करते हैं। इन सोसाइटी इस तरीके की इनहिबिशंस हैं लोगों को सेक्स को लेके या सेक्स एजुकेशन को लेके कि इस तरीके की हरकतें होती हैं। इंडियन सोसाइटी में किसी को कंसेंट का मतलब नहीं पता। अब लोग थोड़े समझदार हो रहे हैं, बट मेजोरिटी अभी भी ऐसी ही है। लोग लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेट नहीं हो रहे। अगर आप इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट लड़कियों को ग्रूम करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समझदार लड़के भी ग्रूम करने पड़ेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली पेरेंट्स के हाथ में आती है, क्योंकि सरकार घर घर जाके ये शिक्षा नहीं देगी। सरकार या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पुलिस घर घर जाके ये चेक नहीं कर सकती कि किस घर में किस तरीके से लोग आपस में बिहेव करते हैं, कहाँ डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर कहाँ पे बॉन्डिंग कैसी है। ये चीजें सरकार नहीं जाके देख सकती, पुलिस जाके नहीं देख सकती। तो अल्टीमेटली ये फैमिली के एल्डर्स का काम बनता है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो चाहे वो पेरेंट्स हो, कि वो अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है उनको किस तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। क्योंकि निसंदेह इन चीजों का बहुत गंदा असर पड़ता है मानसिकता पे। जब ये केस होते हैं तो छोटी बच्चियां जो स्कूलिंग एज की हैं, जब वो ऐसे केसेस देखती हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम, उनके कॉन्फिडेंस को एक बहुत जोर का धक्का लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं परसों ही, क्योंकि मैं इस केस के बारे में इतना रिसर्च कर रही थी, सब पढ़ रही थी और जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं, डेटा, वो सब भी देख रही थी। उसके बाद मैं परसों शाम को अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने गई, परसों रात को। तो लाइक सब ठीक था। मैं मेरे हस्बैंड के साथ बैठी थी और मेरे लाइक लाइक माय हस्बैंड वाज ऑन माय लेफ्ट और मेरे राइट में दो तीन लड़के बैठे थे और सब नॉर्मल था, मतलब उन्होंने कुछ भी गलत बिहेव नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं था, नॉर्मल सिविलाइज से ही लड़के थे। पर इन द इंटायर ड्यूरेशन, जितना पूरा देर मूवी चली, मेरे मन में पता नहीं क्यों लगातार एक बस डर बना हुआ था कि कुछ भी गलत हरकत ना कर दे। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी एक्सट्रीम चीज होगी, वो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आई वाज इन लाइक थिएटर। पर कुछ भी छोटा सा भी चीज तो इतना ज्यादा मेरा साइकी उस टाइम अफेक्ट हो चुका था इस पूरे केस से। और मैं आई एम अ फुली ग्रोन अडल्ट, ठीक है, आई एम अ मैरिड वुमेन। तो मैं तो फिर भी काफी एक्सपोज हूँ, काफी दुनिया देखी हुई है, तो फिर भी शायद खुद को संभाल सकती हूँ। पर मैं बात कर रही हूँ उन छोटी बच्चियों की जो शायद अभी घरों से बाहर नहीं निकली हैं, जो स्कूल्स में हैं, जिनका जो डेली रूटीन है वो स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, वापस घर आना है। वो किस तरीके से बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंस रख पाएंगी? वो किस तरीके से किसी पे भी यकीन कर पाएंगी कि कहीं उनका क्लासमेट तो कुछ नहीं कर सकता? वो शायद घर के लोगों पे भी यकीन करना छोड़ दें। तो जो ट्रस्ट है
वो बहुत गलत तरीके से अफेक्ट होता है जब भी ऐसा कुछ केस होता है। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा मतलब हाथ जोड़ के विनती है हर पेरेंट से कि प्लीज अपने लड़कों को, लड़कियों को बाद में सिखाइए पढ़ाइए, पहले अपने लड़कों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दीजिए, प्रॉपर उनको ये चीजें समझाइए कि उन्हें किस तरीके से अपोजिट जेंडर को ट्रीट करना है, उनके साथ बिहेव करना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज पास करें आप कि कोई भी पॉलिटिकल अफिलिएशन हो, कोई भी रिलीजियस फेथ हो, कोई भी कास्ट सर्कमस्टेंस हो, इन सब से ऊपर आपकी इंसानियत आए हमेशा। ऐसे केसेस हमेशा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्याय मिल सके। लास्टली मेरी अपील है उन सारे लड़कों से, चाहे वो मेरे भाई हों, चाहे वो किसी और के भाई हों, या वो भाई ना भी हों, प्लीज रिस्पेक्ट विमेन। मतलब सीरियसली हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी को इतना बेचारा फील मत कराइए कि कोई रास्तों पे जाने से डरने लगे, किसी गली में मुड़ने से डरने लगे, अपने घर में रहते रहते डरने लगे। प्लीज रिमेम्बर, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। मेल अलोन कैन नॉट सर्वाइव। तो प्लीज इंश्योर अ हेल्दी, हैप्पी एंड सिक्योर एग्जिस्टेंस फॉर वुमेन। ये सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी एज सोसाइटी जिम्मेदारी है कि हर लड़की दिन के किसी भी पहर, किसी भी वक्त, दिन हो या रात हो, अपने आप को इतना सेफ और सिक्योर फील कर सके कि वो बाहर जाके अपना कोई भी काम कर सके। चाहे वो वर्क स्पेस की बात हो, चाहे वो मार्केट प्लेस की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, हर जगह हर लड़की सेफ फील कर सके, ये इंश्योर करना हमारे समाज का काम है। और समाज कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, समाज मैं आप हम सब लोग हैं। दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट, प्लीज बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन। उनकी जरूरतों के प्रति, उनकी कंसेंट के प्रति, उनकी सेफ्टी के प्रति प्लीज बी मोर सेंसिटिव। दैट्स इट। थैंक यू।